Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू वीकली एनालिसिस। इस सेशन में हम बाई वीकली बेसिस पे, बाई वीकली का मतलब हफ्ते में 2 बार के बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि पूरे हफ्ते क्या क्या हुआ है। और हम ये कैसे करते हैं? हम ये करते हैं थ्रू एनालिसिस ऑफ द हिंदू का न्यूज़पेपर। हमने यही न्यूज़पेपर क्यों उठाया? क्योंकि यार अक्सर बच्चों को द हिंदू पढ़ने में, पूरा एनालाइज करने में, पूरा पढ़ने में काफ़ी दिक्कत जाती है। इसलिए आप अगर ये इस हफ्ते के 2 सेशंस देख लेते हैं तो यू विल बी कवर्ड फॉर योर एंटायर न्यूज़पेपर। आपको खुद से बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर बच्चों को दिक्कत जाती है कि यार रेलेवेंट न्यूज़ क्या है, इररेलेवेंट न्यूज़ क्या है। तो रेलेवेंट इररेलेवेंट भी आपका यही की यही सॉर्ट हो जाता है। रेलेवेंट इररेलेवेंट मतलब क्या आपको एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं और क्या चीजें सिर्फ नॉलेज के लिए बट एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में यहाँ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कुछ बात की है। क्या बात की है चलिए देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे सीधा न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से ही या सीधा न्यूज़पेपर उठा के ही एनालाइज करते हैं, ताकि कहीं आपको ये ना लगे कि यार ये बोल रहे हैं न्यूज़पेपर से पढ़ाएंगे लेकिन एक्चुअली में पता नहीं कहाँ से मैटर लेके आए। तो आपको बाकायदा सामने ये देखिए द हिंदू लिखा हुआ है, डेट भी डली हुई है, 2, 3 और 4 को क्या क्या हुआ है हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज फ्राइडे का सेशन है तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है हम फ्राइडे को पढ़ते हैं। तो भाई लोग, स्टार्टिंग विथ होम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है कि इट विल टेक अप टू 3 to 4 ईयर, 3 से 4 साल लगेंगे सारे रेलेवेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन टू बिकम फुली एप्लीकेबल। जो नए क्रिमिनल लॉज लेकर आए हैं उनके सारे प्रोविजंस को लागू होने में, एप्लीकेबल होने में 3 से 4 लगेंगे, 3 से 4 साल लगेंगे। एंड द न्यू लॉज विल प्रायोरिटाइज जस्टिस इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने बोला है जो नया लॉज, 3 नए लॉज आए हैं रिप्लेस करते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को, ये सजा या पनिशमेंट के बजाय जस्टिस, न्याय को प्रायोरिटाइज करके चलते हैं। तो आपको लॉज में इसी हिसाब से चेंजेस देखने को मिलेंगे कि इनकी प्रायोरिटी रहेगी जस्टिस, नॉट पनिशमेंट। ठीक है, He says the laws are available in all languages in 8th schedule। जो 8th schedule में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं, उन सब में ये लॉज अवेलेबल है। तो जो एक मेन दिक्कत आती थी कि भाई आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस आपको समझना है तो यू शुड नो इंग्लिश एंड यू शुड नो इंग्लिश वेल, आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा अच्छे से आनी चाहिए। अब ये दिक्कत भी जा चुकी है क्योंकि सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनमें ये लॉज, इनकी कॉपीज, इनके बैरक्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स वुड ऑल्सो टेक प्लेस इन दोज लैंग्वेजेस। कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी उन्हीं लैंग्वेजेस में, आपके वर्नैक्युलर या आपकी लोकल लैंग्वेज जो होगी जिससे आप कंफर्टेबल होते हो अक्सर, और वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, मतलब 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो उनमें ही कोर्ट प्रोसीडिंग भी होगी। ये एक तरीका है, एक जरिया है जस्टिस को आम आदमी के, छोटे से छोटे मिडिल क्लास मैन तक जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनके दरवाजे तक लाने की। ठीक है, अच्छा, ये उन्होंने छोटी सी बात की है और उन्होंने यहाँ पे कोट करते हुए कहा है, लेट्स रीड इट आउट। द लॉज हैव बीन ट्रांसलेटेड टू तमिल एंड द प्रोसीडिंग्स विल ऑल्सो टेक प्लेस इन तमिल। Neither the Tamil Nadu Chief Minister nor members of Parliament have asked time for discussion for a discussion regarding their opposition to name the laws. I want to appeal again, if you have any grievances, अगर आपको कोई भी दिक्कतें हैं मुझसे मिलिए। बॉयकॉट करना लॉज को, जो तमिलनाडु में बात चल रही है, लॉज को बॉयकॉट करना इज नॉट द राइट पाथ, ये सही तरीका नहीं है। और बहुत सारे और तरीके भी हैं पॉलिटिक्स में, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने की, सीधा बॉयकॉट करना इज नॉट द वे, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने इस तरीके का एक मैसेज इनडायरेक्टली पहुंचाया है टू तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, क्योंकि तमिलनाडु में काफ़ी बड़े लेवल पे, बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिला है वैसे, बट तमिलनाडु में काफ़ी बड़े लेवल पे इन लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट्स हुए। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी बोला जा रहा है कि कंफ्यूजन था। हम एक बार उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। मिस्टर एमके स्टालिन का स्टेटमेंट क्या था? एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ऐसा लिखा था मिस्टर शाह को कि जो लॉज हैं, तीनों लॉज हैं, they should be kept in abeyance, stating that the naming of laws in Sanskrit is clearly violative of Article 348। कि ये जो लॉज का नाम भारतीय न्याय संहिता, ये सब संस्कृत में है, ये वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 348।
इसमें हमारे होम मिनिस्टर, जिनको ये चिट्ठी लिखते हुए MK स्टालिन ने बोला था, उन्होंने ये बोला कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी रिमांड 15 डेज एंड इट हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 डेज। बहुत सारी चीज़ों में कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ था, तो उसको भी क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने बोला, कन्फ्यूजन को हटाते हुए, डिस्पेल करते हुए बोला कि टोटल रिमांड विल बी 15 डेज बट विल हैव टू बी सिक्योर्ड विद इन 16 डेज एंड कैन बी टेकन इन पार्ट्स, जो पुलिस रिमांड होती है। अर्लियर इफ एन एक्यूज्ड, पहले क्या होता था, अगर कोई अक्यूज्ड उसको पुलिस रिमांड में भेजा गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है 15 दिन के लिए, देन देर वॉज नो इंटेरोगेशन एज इज रिमांड पीरियड यूज टू एक्सपायर। मतलब 15 दिन अगर पुलिस रिमांड में भेजा गया और 15 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो फिर उसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी, वो रिमांड पीरियड माना जाता था कि मतलब एक्सपायर हो चुका है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये चीज़ चेंज कर दी गई है। उन्होंने अब क्या बोला कि अब BNS, भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रोविजन जो है ऑफ मैक्सिमम 15 डेज पुलिस कस्टडी एज द erstwhile IPC एंड डिस्पेल्ड कंफ्यूजन दैट द रिमांड पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड। लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि ये जो रिमांड पीरियड है 15 दिन का, इसको एक्सटेंड करके 60 दिन कर दिया गया है, तो उनने इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोविजन जैसे पहले IPC में था वैसे ही BNS में भी अभी प्रोविजन वही मेंटेन किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC को जो रिप्लेस करेगी उससे, न्याय संहिता, इन सब में बहुत सारे एस्पेक्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग है क्योंकि नए लॉज आए हैं। धीरे धीरे करके वो क्लियर होंगे और धीरे धीरे करके उनको कोर्ट भी थ्रू प्रोसीडिंग्स, थ्रू प्रेसिडेंट्स केसेस के थ्रू क्लियर आउट करेगा। जैसे पहले जो लॉज आए थे तब उनमें क्लैरिटी की जरूरत पड़ती थी, इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती थी, वैसे ही कोर्ट भी करेगा। बट दिस इज अ न्यू बिगनिंग एंड काफ़ी हद तक आप देखेंगे सिमिलर भी है, काफ़ी हद तक डिफरेंसेस भी हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक बेस लेके चले हैं, लेकिन बेस के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ यस एकेडमी फॉर लॉ। वहाँ पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा कि एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अच्छा, ये सारे जो पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं ये आपको नॉलेज के लिए अच्छा होता है। जैसे शिवसेना ने 2 सीटें रिटेन की, BJP ने 1 जीती महाराष्ट्र काउंसिल में। तो ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आपको इंटरेस्ट आता है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज ही गेन होगा। आप अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो नॉलेज गेन होगा उसमें। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में इस तरीके की न्यूज़ आना या इस तरीके के क्वेश्चन आना बहुत कम चांस, ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस होता है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कुछ इस तरीके के। कोझिकोडे सिक्योर्स सिटी ऑफ लिटरेचर स्टेटस एट एनुअल UCCN कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पोर्चुगल। अब इसमें यही 4 क्वेश्चन तो यहीं बन गए कि भाई किस सिटी को दिया गया है या बोला गया है सिटी ऑफ लिटरेचर, और फिर ये UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहां पर हुई थी, पोर्चुगल में। तो 2 क्वेश्चंस तो यहीं से बन गए। ठीक है, कोझिकोडे यूनेस्को ऑलरेडी हेरिटेज साइट का पार्ट था, बट कोझिकोडे बिकेम पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज द सिटी वॉज अवॉर्डेड टाइटल ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर। जो 16th एनुअल मीटिंग इनकी हुई थी पोर्चुगल में, वहां पर सिटी को नवाजा गया है। अब आपको पूछा जाए कि भैया इंडिया में सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा है, किसको दिया गया है बाय यूनेस्को, तो आप बता देंगे इट्स कोझिकोडे। ठीक है, अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 350 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज इन द वर्ल्ड, मेयर बीना फिलिप एंड कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी जो भी थे वर द फेस ऑफ कोझिकोडे। दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राइज फॉर, मेरा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज फॉरगिव मी, दिस इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, आई हैव नेवर स्पोकन दिस लैंग्वेज, तो मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर कोझिकोडे, उन्होंने ऐसा बोला है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से इस चीज का, इस इवेंट का वेट कर रहे थे। इस जो पोर्चुगल में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी थीम क्या थी, इस पे भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इसकी थीम थी ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डेकेड।
ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल, मतलब टेबल मतलब मेटाफोरिकल टेबल की बात हो रही है यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस की टेबल फॉर द नेक्स्ट डेकेड, ठीक है. द फोरनून सेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 5-day कॉन्फ्रेंस बिगेन विद एन इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक एंड वॉज फॉलोड बाय इंटीग्रेशन सेरेमनी फॉर द न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग कोझिकोडे. ओल्डर मेंबर्स बहुत सारे और भी सिटीज हैं. प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल जिनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डे सूजा एंड सीनियर यूएन ऑफिशियल्स, ये सारे ही वहां पे प्रेजेंट थे, वहां पे मौजूद थे. अच्छा, इसके अलावा ग्वालियर को दिया गया था पहले ही सिटी ऑफ म्यूजिक टाइटल, ठीक है. तो इंडिया में दो है, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोडे एंड ग्वालियर को दिया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक का टाइटल. तो कोझिकोडे और ग्वालियर ये दोनों ही न्यू मेंबर्स हैं इंडिया के तरफ से एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Coming on to the next important news. अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपॉइंटेड है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने ऐसा बोला मीडिया के सामने और एक ऐसा शपथ लेते हुए बोला उन्होंने कि ही विल इंश्योर कि आर्मी फेसेस बहुत ऑपरेशनल चैलेंजेस आर्मी में आते हैं एंड ताकि आर्मी हर फेस में हर चैलेंज किसी भी तरीके का अटैक हो जाए उस केस में प्रिपेयर्ड रहे फॉर सच थ्रेट्स. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है कि सोल्जर्स जो हैं आर्मी में जो हमारे होते हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब बिल्कुल उच्च दर्जे की बेस्ट क्वालिटी की वेपन्स प्रोवाइड किए जाएं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाए और फाइटिंग स्ट्रैटेजी सिखाया जाए. एंड ही विल इंश्योर कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों आपस में सिनर्जी मतलब आपस में कोऑर्डिनेट वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर पाए, ठीक है. ऐसा आर्मी चीफ का कहना था. और वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी. अच्छा, ये ऑल्दो थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, एग्जाम में आने के कम चांसेस है, बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एनआईए ने मंडे को अपना कंसेंट दिया, अप्रूवल दिया. जेल्ड कश्मीरी लीडर है, उनका नाम है शेख अब्दुल रशीद. उनको इंजीनियर रशीद भी बोला जाता है. उन्होंने इलेक्शन में वो खड़े हुए थे और जेल में है वो. तो इनको अप्रूवल दिया गया कि यस आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी के तौर पे ओथ ले सकते हैं. इनके जो इनने बेल की पिटिशन डाली थी दिल्ली में, दिल्ली कोर्ट में, वो उसकी सुनवाई होने ही वाली थी बट उससे पहले ही एनआईए ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ ये एज अ एमपी ओथ ले सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान इम्प्रिजन्ड है, भले ही उसके ऊपर सिर्फ एक्यूजेशन है, मतलब अभी उसके ऊपर आरोप लगा है, वो आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर वो जेल में है तो वो वोट नहीं दे सकता. ऑन दी अदर हैंड अगर कोई इंसान जेल में है तो वो इलेक्शंस के लिए खड़ा जरूर हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंडिया के लॉज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट स्पेशली. तो ये कुछ थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए लॉज हैं जिनके ऊपर काफ़ी बार चर्चा भी हो चुकी है कि ये आउटडेटेड लॉज हैं, इनको बदलना चाहिए. कि आपका क्या कहना है कि इंडियन डेमोक्रेसी में वो इंसान इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है जिसके ऊपर आरोप है, जो जेल में है, बट वो इंसान अगेन जिसके ऊपर आरोप है अभी तक प्रूफ भी नहीं हुआ है कि अगर उन्होंने वो क्रिमिनल एक्ट या जो भी एक्ट है वो किया भी है कि नहीं, प्रूफ भी नहीं हुआ है, दे आर जस्ट इन जेल, दे आर इम्प्रिजन्ड, तो वो वोट नहीं दे सकते. लेकिन अब वहीं किसी अलेजेड क्रिमिनल को खड़े होने के लिए अलाउ कर रहे हो इन द इलेक्शंस कि आपके लोगों को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहीं जो इतने सारे 10 लाख 15 लाख से भी ज़्यादा लोग जेल्ड हैं जो अभी अक्यूज्ड है, सिर्फ उनके अगेंस्ट कुछ ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ है, वो वोट नहीं दे सकते. तो ये थोड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन सामने इस बार के इलेक्शंस में खासतौर पे आई है क्योंकि एक और ऐसे प्रिजनर हैं जो पंजाब से थे, वो भी इलेक्शन जीत गए एंड ही वॉज ऑल्सो इन अ जेल इन असम. असम के एक जेल में थे वो जब उन्होंने ये इलेक्शंस लड़े थे एंड वो जीत गए, तो ओथ लेने के लिए उन्होंने भी बेल एप्लीकेशन डाली थी. तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में खास तौर पे सामने निकल कर आई है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट
अच्छा, राहुल गांधी, और अभी जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो रोज रोज ही कुछ ना कुछ न्यूज निकल के आ रही है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी एंड राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी लड़ाई, आर्ग्यूमेंट हो गया था ओवर कॉम्पनसेशन फॉर अग्निवीर। अग्निवीर स्कीम एक सरकार ने निकाली थी, अग्निपथ स्कीम रादर, जिसमें जो लोग अपने आप को भर्ती करा रहे थे उनको बोला जा रहा था दे आर अग्निवीर। ये क्यों थी? दिस वाज रिक्रूटमेंट फॉर सोल्जर्स। डायरेक्टली अपने आप को रिक्रूट करा सकते हो आप इन द इंडियन आर्मी। तो ये अग्निपथ स्कीम थी, और वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ 4 सालों के लिए। 4 सालों के बाद फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोगों को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, बट बाकियों को रिहा कर दिया जाएगा एक तरीके से, एंड यू कैन कंटिन्यू लिविंग योर लाइफ। काइंड लाइक जैसे आप अगर कोरिया जाते हैं ना, साउथ कोरिया, वहाँ पे कंपल्सरी है स्पेशली फॉर मेन कि हर एक मिनिमम, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर उनका टाइम ड्यूरेशन, बट वहाँ मैंडेटरी है कि हर एक बंदा अपने आप को 1 या 1.5 साल कुछ ऐसे होता है साल के लिए भर्ती करेगा इन द आर्मी एंड विल सर्व द नेशन। अच्छा, इससे कोई भी छूटा हुआ नहीं है। आप देखोगे बड़े बड़े के पॉप स्टार्स जो होते हैं, BTS, उसके मेंबर्स तक उनको भी जाना पड़ा है, तो कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो यहाँ पे ऑल्दो कंपल्शन नहीं है, लेकिन इसी तरीके का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इट वॉज अ मेजर पोल इशू इन द जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, इसमें काफी बड़ा एक इशू था, और काफी बार इसके ऊपर हीटेड एक्सचेंज भी हो चुका है कि ये स्कीम सही है या नहीं है। और बात ये थी कि आस्किंग मिस्टर गांधी नॉट टू मिसलीड। यहाँ पे राजनाथ सिंह ने बोला कि भाई आप गुमराह कर रहे हैं असेंबली को, हाउस को, बाय मेकिंग रॉन्ग स्टेटमेंट्स। मिस्टर राजनाथ सिंह ने ये भी बोला कि द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ अग्निवीर, मतलब अगर कोई शहीद हो जाते हैं तो नेक्स्ट ऑफ किन किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 करोड़, ऐसा उन्होंने बोला। तो 1 अग्निवीर लॉस्ट हिज लाइफ इन अ लैंडमाइन ब्लास्ट, बट ही इज नॉट कॉल्ड मार्टिर। I call him a martyr, but the government of India does not call him a martyr. PM Modi does not call him a martyr. मतलब martyr का मतलब होता है शहीद. He calls him an अग्निवीर. His family will not get pension. They won't get compensation. He won't be called a martyr. ऐसा सब कहना कि कायदे से जो सोल्जर शहीद हो जाते हैं उनके घर वालों को पेंशन मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है, उनको शहीद बोला जाता है। लेकिन एक अग्निवीर जो लैंडमाइन के ब्लास्ट में ही लॉस्ट हिज लाइफ, उनको मिस्टर गांधी का ये कहना था, उनको किसी ने मार्टिर नहीं बोला, किसी ने शहीद नहीं बोला, उनको बोला अग्निवीर। तो उनकी फैमिली को कोई कॉम्पनसेशन, कोई पेंशन नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं दिया गया एक तरीके से। उनका ये कहना था कि अग्निवीर हमारे देश के यूथ हैं और उनको यूज एंड थ्रो की तरह आप यूज कर रहे हैं, लाइक अ लेबरर। तो इस चीज के ऊपर काफी बड़ी डिबेट हुई थी, जिसमें मिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐसा बोला कि आप पूरे सभा को मिसलीड कर रहे हो बाय मेकिंग द रॉन्ग अजम्पशन, जबकि फाइनेंशियल असिस्टेंस 1 करोड़ रुपए तक का दिया गया है टू द फैमिली ऑफ द अग्निवीर जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी वाइल प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स ड्यूरिंग द वॉर। और उन्होंने ये भी बोला कि जो अग्निवीर होते हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पेंशन एंड इमोल्यूमेंट्स बट विल गेट अ लम्प सम पैकेज ऑन द कंप्लीशन। कि उनका ये कहना था कि भाई ये स्कीम ही अलग है, इस स्कीम के अंडर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन जैसे आपके 4 साल का सर्विंग पीरियड कंप्लीट होता है आपको लम्प सम पैकेज दिया जाएगा कि ये लीजिए, आगे जाके आपको कोई डिग्री करनी है, कहीं एनरोल होना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो दिस इज अमाउंट ऑफ पैसे फॉर यू एंड आप लाइफ अपनी जी सकते हैं आगे अपने हिसाब से। तो पेंशन के लिए एलिजिबल या इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए इंटाइटल्ड है, ये उनका कहने का तरीका था। तो उनका ये कहना था कि ये राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अग्निवीर को यूज एंड थ्रो की तरह यूज कर रहे हैं, लेबरर की तरह यूज कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऑल्दो उनको पेंशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए इंटाइटल्ड है वो, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगेन प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। होसर एयरपोर्ट करके एक नया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इन तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है अभी,
और एक होसर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है कुछ 2000 एकड़ ऑफ लैंड में, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है विद द कैपेसिटी टू हैंडल 3 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली in the industrial town of Hosur, which is 40 kilometers away from Bengaluru. While this airport has been long-standing demand of the industrialist in the area, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको सामान लाने ले जाने में बहुत बड़े बड़े कार्गोज के लिए एयरपोर्ट फैसिलिटी ही नहीं है, वहाँ लॉन्च लैंड ही नहीं करा सकते, तो इंडस्ट्रियलिस्ट की बहुत टाइम से डिमांड है. इसमें एक सबसे बड़ा जो हर्डल आता है वो इस चीज़ का आ रहा है कि जो कंसेशन अग्रीमेंट है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बेल, जो ऑपरेट करेगा बेसिकली इस एयरपोर्ट को, इट डज नॉट अलाउ फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स. जो इनका ऑलरेडी साइंड पैक्ट है या अग्रीमेंट है उसमें अलाउड ही नहीं है कि आप कोई नया या एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट खोल पाओ विद इन एन एरियल डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स ऑफ मैसूर या हसन एयरपोर्ट के अलावा किसी भी एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में खोलना बिफोर 2033 अलाउड नहीं है. तो ये काफ़ी बड़ा एक हर्डल आ रहा है बीच में जो पहले से अग्रीमेंट साइन किया हुआ था उसमें. ठीक है. अच्छा, होसर के बारे में बात करें तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में लोकेटेड एक डिस्ट्रिक्ट है, कुछ 3000 मीटर अबव सी लेवल है. एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जो ऑनलाइन पब्लिशर विशाल कैपिटलिस्ट ने पब्लिश की थी, ये दुनिया में 13th नंबर पे आता है सिटीज में जहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ फास्टेस्ट है विद एन एनुअल रेट ऑफ 5.33, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीएस, अशोक लेलैंड, टाइटल, रोल्स रॉयस. तो यहाँ पे लोग बहुत भर भर के शिफ्ट होते रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे सबसे तेजी से बढ़ रही है. दुनिया में 13th नंबर पे रैंक करता है ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इतने तेजी से बढ़ रही है. ठीक है. तो यहाँ पे एक जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि भाई ये जो अग्रीमेंट साइन किया हुआ है इसके मुताबिक ऐसा एयरपोर्ट इस्टेब्लिश करना अलाउड नहीं होना चाहिए. तो अब किस तरीके से इस अग्रीमेंट के अराउंड वर्क करके एयरपोर्ट बनाएगी गवर्नमेंट, ये देखने की बात है. ओके. अच्छा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑन द एजेंडा फॉर 16th फाइनेंस कमीशन. जो 16th फाइनेंस कमीशन बनाई गई है उसका एजेंडा क्या है. फाइनली उन्होंने अच्छा, फाइनेंस कमीशन बाय द वे बनाने का अधिकार, पावर कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 280 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इट फोकसेस ऑन द डेवोल्यूशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड. जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस पर फोकस करता है. उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है. सिंस द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लोकल बॉडीज जो हैं उनको बहुत ज्यादा रिकग्निशन, अहमियत मिल गई है. दीज अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बहुत सारे क्लॉजेस जिसमें कंसोलिडेटेड फंड्स को पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज के पास डिवॉल्व किया जाता है और उनको काफी बड़े हद तक पावर मिली है. ठीक है. अब शहरों के बारे में क्या, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी तो देख ली. तो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1980s में सिटीज को उन्होंने बोला था कि भैया सिटीज ही हैं जो इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, जो आगे जाके हमारे देश को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, उसके इंजन सिटीज या शहर ही हैं. Although this view is somewhat narrow, the reality is that cities contribute around 66% of India's GDP and 90% of total government revenues. तो हालांकि ये व्यू काफ़ी सकरा, काफ़ी नैरो है, लेकिन सच यही है कि जीडीपी का 66% शहर जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से भी 90% सिटीज से ही आता है. ठीक है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, 11th फाइनेंशियल कमीशन के बाद से, अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो 16th है, 11th के बाद से ना जो फंड्स का डेवोल्यूशन है वो सिटीज में काफी इनएडिक्वेट जाता है, जितनी जरूरत है उतना पहुंच नहीं पाता. तो इसलिए म्युनिसिपैलिटीज की जो फिस्कल हेल्थ है वो काफी खराब मानी जा रही है, अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. इसका एक रीजन रैपिड, बहुत फास्ट होता हुआ अर्बनाइजेशन भी है विदाउट एनी अप्रोप्रिएट फिस्कल एक्शन. ठीक है. अच्छा, एक प्रॉब्लम जो बताई जा रही है जिसके वजह से फाइनेंस कमीशन ढंग से काम नहीं कर पा रही है इज
पॉपुलेशन सेंसस, जो 2021 में होने वाला था बट कोविड के वजह से ऑब्वियसली हो नहीं पाया, तो हमको रिलाई करना पड़ रहा है 2011 के डेटा पे। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले 2011 का पॉपुलेशन डेटा पे हमको रिलाई करना पड़ रहा है, जो 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसके बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है हमको पता भी नहीं है। इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 4000 स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड एन इक्वल नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स, ठीक है, विच इज एस्टिमेटेड 23,000 विलेजेस, ऑल ऑफ विच आर इफेक्टिवली अर्बन। ये सब 16 फाइनेंशियल कमीशन को कैप्चर करना है, और सिग्निफिकेंट माइग्रेशन एक सिटी से दूसरे सिटी जो हुआ है, लोग एक सिटी से दूसरे सिटीज उठ के, गांव से उठ के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आए हैं, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से उठ के टीयर 1 सिटीज में गए हैं, इनको भी फोकस में रख के देन दे हैव टू वर्क ऑन थिंग्स, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि जो पिछली फाइनेंस कमीशन थी उनने जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स निकाले थे उनको रिविजिट करना, क्योंकि हालांकि उनके हिसाब से वो सही थे, जितना नॉलेज था, जितना लिमिटेड नॉलेज था उसके हिसाब से उन्होंने सही काम किया, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं हुआ था तो उनके पास अप्रोप्रिएट जितना होना चाहिए उतना नॉलेज ही नहीं था, इसलिए उनने भी जो प्रिंसिपल्स निकाले थे उनको भी वापस जाके रिवाइज करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो 16 फाइनेंशियल कमीशन के ऊपर है वो तो सबसे बड़ा यही था, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया का अर्बनाइजेशन हो रहा है इतना बड़ा, और आईजीटीज जो है वो अर्बन एरियाज में डबल हो चुके हैं, उनको किस तरीके से डील करना है, उनसे कैसे टैकल करना है, इस चीज के ऊपर भी फाइनेंस कमीशन को ध्यान देना पड़ेगा। आईजीटीज बोले तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, यहां पे देखते हैं स्टैम्पीड एट प्रेयर मीट इन यूपी किल्स 116, जिसका आंकड़ा अब 120 से भी ऊपर हो चुका है, और लोगों की माने तो एक्चुअली में ये इससे भी कहीं ज्यादा है जितना बताया जा रहा है उससे। ये हुआ कहाँ पे है, एक जगह है जिसका नाम है हाथरस, उस जगह के पास एक उस जगह के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ पे एक साधु संत अपना सत्संग करने के लिए आए थे। वो अपने आप को भोले बाबा बोलते हैं, लेकिन वैसे उनका नाम है नारायण साकरहारी। उनने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही इज अ गॉडमैन, जो साधु संत अपन हिंदी में बोलते हैं। तो हुआ क्या था, ऐसा पहले 2022 में भी हो चुका है कि इन्हीं का एक सत्संग था जहां पे सिर्फ परमिशन थी, क्योंकि कोविड का टाइम था, 50 लोगों की खाली परमिशन थी, लेकिन 50,000 से भी ऊपर लोग वहां जमा हो गए थे। इस बार भी ऐसे ही कुछ हुआ कि कुछ 1,500 लोगों की, 1,000-1,500 लोगों की परमिशन थी अगर रिपोर्ट्स की माने, और 15,000 से भी ऊपर लोग इकट्ठे हो गए। तो वहां एकदम से जब भगदड़ मची, व्हेन सत्संग खत्म होने के बाद लोग निकले तो वहां भगदड़ मच गई, जिसमें स्टैम्पीड और सबसे ज्यादा एक दर्दनाक मौत मानी जाती है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए सफोकेशन में आप गिर गए और आपके ऊपर से लोग चढ़ चढ़ के निकल रहे हैं, आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, और उस चीज में अ पर्सन डाइज। तो ये सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत होती है, और वहीं एट द सेम टाइम इट्स वेरी अवॉइडेबल। इसको बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता था सिर्फ अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता तो। क्यों ऐसा हुआ कि जहां पर 1,000 लोगों की परमिशन थी वहां 15,000 से भी ऊपर लोग थे? होना ही नहीं चाहिए था। अथॉरिटी, और आज के टाइम में जब इतना इनोवेशन है, इतने हाईटेक हमारे पास हर चीज है, ड्रोन्स है पुलिस के पास, तो ड्रोन्स के थ्रू सर्विलेंस करना कितना आसान है कि कहां पे भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही है, कहां पे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इट वाज सो इजी। तो सबसे ज्यादा दुखद चीज ये है कि दिस वाज सो इजीली अवॉइडेबल बट स्टिल दिस हैपेंड, एंड दिस प्लेस इज इन यूपी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल हो चुका है, जिसमें नेग्लिजेंस का केस बनाया गया है। उसमें नेग्लिजेंस की बात हुई है कि नेग्लिजेंस वाज देयर, लापरवाही थी ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज, विच इज आई थिंक इन माई ओपिनियन वेरी ट्रू। और बात यह है ना कि आप ऐसे सत्संग में देखते हैं ज्यादातर टाइम औरतें जाती हैं और बच्चों को लेकर, तो ज्यादातर जो मौतें भी हुई हैं वो औरतों की हुई हैं, बच्चों की हुई हैं, जो अपने आप को उस भीड़ से बाहर नहीं निकाल पाए। सो इट वॉज कंप्लीटली अवॉइडेबल, इसलिए और भी ज्यादा दर्दनाक बनती है ये। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज।
अच्छा, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन या अपोज कर रही है बहुत सारी चीज़ों में सेंटर का। और एक चीज़ हम देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट थोड़ी नाराज़ भी है किस चीज़ को लेके। यहाँ पे वन ऑफ द रीजंस है, एक कच्छ तीवू करके एक प्लेटू था, आइलैंड था, जो हमने श्रीलंका को दे दिया था एक अग्रीमेंट के थ्रू। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम की बात है ये। उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, बुराई करते हुए बोला कि इन्होंने जो भी नेसेसरी स्टेप्स थे उस आइलैंड को वापस लेने के लिए उन्होंने नहीं लिए। हमारा आइलैंड था, वो हमेशा से अग्रीमेंट के थ्रू आप किसी को कैसे दे सकते हो, और दे भी दिया तो अब उसको वापस लेना चाहिए आपको, और आप कोई भी सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं उठा रहे हो, ये नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा। एमके स्टालिन मेड द रिमार्क्स इन अ लेटर टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, हु हैड इन अ कम्युनिकेशन said that the genesis of Kachativu issue dated back to 1974। जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन हमारी गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु की गवर्नमेंट 1974 में, उसमें एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमने कच्छतीवू उनको दिया था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट बीजेपी लेड गवर्नमेंट इज इन द पावर फॉर द थर्ड टर्म, उनका ऐसा कहना है कि तीसरे बार पावर में आ चुके हैं, उसके बाद भी जो आइलैंड है जिसको आइसलैंड बोला जा रहा है उसको वापस लाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इस चीज पे नाराजगी जताते हुए उन्होंने बोला कि दिस इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। एससीओ समिट हो रही है कजाकिस्तान। एससीओ मतलब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो रही है जिसका इंडिया भी मेंबर है। तो यहाँ पे मिस्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन प्लेस ऑफ नरेंद्र मोदी जी इन दिस समिट इन कजाकिस्तान। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बाकी जगहों के तो लीडर्स ही आ रहे हैं, जी जिनपिंग चाइना के, पुतिन रशिया के, शरीफ फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर एक्सपेक्टेड टू विजिट। मोदी जी भी जाने वाले थे बट उनने लास्ट मिनट डिसाइड किया कि वो यूरेशियन ग्रुपिंग जो हो रही है वहां पर रादर देल गो एंड कुड हिज डिसीजन टू स्किप यूरेशियन ग्रुपिंग मीट कुड डिसअपॉइंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज इंटरैक्शंस विद देम हैव बीन कैंसल्ड ट्वाइस इन द पास्ट। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने 2 बार ऑलरेडी ये एशियन मेंबर्स के साथ जो मीटिंग थी कैंसिल कर चुके हैं। यूरेशियन ग्रुपिंग्स यूरोप वाली जो मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको अटेंड करने के लिए, तो दिस कुड लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स। रशिया ने ऐसा बोला है कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके बारे में बात नहीं की जाएगी, तो देयर इज नो टॉपिक विच इज ऑफ लिमिट। अब धीरे धीरे करके हमको ये देखना है कि फाइनली ये एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में, इनकी कॉन्फ्रेंस में बातचीत क्या होती है और क्या डिसीजंस निकल के सामने आते हैं। अच्छा, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, फटाफट से देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट पेज पे ही आ चुका है, दैट इज चंपाई सोरेन ने क्विट कर दिया है। हेमंत सोरेन इज सेट टू रिटर्न एज झारखंड चीफ मिनिस्टर। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था किस तरीके से इनको फाइनली रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने बोला कि कोई भी ठोस सबूत एविडेंस नहीं है उनके पास जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उनको प्रूव कर रहे हो, तो फाइनली ही हैज बिन acquitted and he has come back to his chair जो उन्होंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, रिजाइन किया था। और चंपाई सोरेन जो उन्हीं के रिश्तेदार हैं उन्होंने रिज्यूम कर लिया था। तो एमएलए झारखंड चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन उन्होंने आते ही रिजाइन कर दिया ऑन वेंसडे, पेविंग वे फॉर हिज प्रेडिसेसर, पहले भी यही थे, हेमंत सोरेन टू स्टेक हिज क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रिटर्न टू द स्टेट्स टॉप पोस्ट आफ्टर बीइंग यूनानिमसली इलेक्टेड। यूनानिमसली मतलब कोई भी एक भी उनके अगेंस्ट नहीं था। लीडर ऑफ द रूलिंग अलायंस लेजिस्लेटर एट अ मैराथन मीट इन रांची। तो फाइनली वापस से झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन री इंस्टेट हो चुके हैं। री इंस्टेट क्यों? क्योंकि पहले भी वही थे, बीच में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था एंड देन वापस ही हैज बिन री इंस्टेटेड। ये देखिए जो हमने पिछले न्यूज में पढ़ा था, हाथरस स्टैम्पीड टोल हिट्स 121, ऑर्गेनाइजर पिन्स ब्लेम ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। ऑर्गेनाइजर्स ने भी ब्लेम डालने का ट्राई कर दिया बट अगेन अब नेग्लिजेंस था तो था, इसमें आप किसी पर भी ब्लेम डालो उससे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक स्टडी हाल ही में निकलकर सामने आई है जिसमें पोल्यूशन लेवल
में जो बढ़ोतरी हुई है, पोल्यूशन लेवल्स जो बढ़े हैं, उसमें बोला जा रहा है कि सिटीज़ में उनके वजह से डेथ रेट भी बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या बात हुई है। अ स्पाइक मतलब जो बढ़ गया है इन एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज दैट हैव क्लीनर एयर मे रेज डेथ रेट्स हायर देन इन सिटीज दैट हैव हायर पोल्यूशन लोड्स। तो जिन शहरों में साफ हवा हुआ करती थी, वहां जो एयर पोल्यूशन एकदम से बढ़ा है, उसके वजह से डेथ रेट्स भी बढ़ने वाले हैं कंपेयर टू वो शहर जहां पे पहले से ही हाई पोल्यूशन हुआ करता था। दस द सेम इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन इन से बेंगलुरु कैन रेज डेथ रेट्स मोर देन इन दिल्ली। मतलब दिल्ली में जहां ऑलरेडी हाई पोल्यूशन लेवल्स थे, उसके कंपैरिजन में बैंगलोर जहां पोल्यूशन लेवल्स कम हुआ करते थे अभी बढ़े हैं। बैंगलोर में डेथ्स पोल्यूशन की वजह से होने के ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू दिल्ली जहां ऑलरेडी हाई पोल्यूशन था। मे बी क्योंकि लोग सडनली राइजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में लोगों को इम्यूनिटी काफी हद तक बिल्ड हो चुकी है और उनको आदत भी हो चुकी है पोल्यूशन की, एक तरीके से बोले तो। बैंगलोर में या क्लीन सिटीज जहां पे क्लीन हवा हुआ करती थी, लोगों को वहां आदत नहीं है, तो वहां पर डेथ रेट्स बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो गाइज दिस वाज मोस्टली ऑल फॉर द व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट 3 days। नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे, और हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, और ये सेशन अगर आप अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं, यू विल बी गुड टू गो फॉर द इंटायर वीक ऑफ द मंथ। तो आप इस तरीके से आप माने तो 1 महीने में 4 हफ्तों में अराउंड 8 सेशंस होते हैं पर वीक। अगर 2 सेशंस हम देखें तो 8 सेशंस होते हैं। आप 8 सेशंस देखने के बाद काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ ऑफ द इंटायर मंथ, और वो भी न्यूज़पेपर के साथ। तो कोई अगर आपको कल को पूछे कि बेटा क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो हाँ जी बिल्कुल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि आपने एक्चुअली में न्यूज़पेपर ही पढ़ा होगा। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज अगेन ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। सी यू गाइज अगेन वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।